नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और शाह से मुलाकात करने से पहले धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, बीएल संतोष से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड के विषय में बैठक हुई और कई मुद्दों पर बात हुई। खासकर सीएम चेहरे को लेकर यहां पे मंथन किया गया। बैठक खत्म होने के बाद पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयासबाजियों के बीच प्राइम न्यूज संवाददाता स्नेह कमल ने उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ मंत्री रही और नवनिर्वाचित विधायक रेखा आर्या से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तराखंड में भाजपा की बड़ी जीत के बाद भी मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी कयासबाजी का दौर जारी। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ मंत्री रही रेखा आर्या जी। रेखा जी, भाजपा को बड़ी जीत मिली है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हारे हैं, अब अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयासों का दौर जारी है। देखिए, 47 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज करी है उत्तराखंड में, और यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व है। मुझे लगता है कि आगे उत्तराखंड का नेतृत्व कौन करेगा, इसका निर्णय जो है शीर्ष नेतृत्व पर सभी विधायकगणों ने छोड़ा है, और मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड के हित में होगा वह निर्णय होगा। कयासबाजी की बात के तमाम जो चेहरे हैं, तमाम नाम हैं जिनको लोग कहते हैं रेस में आगे हैं, कभी पीछे हैं, लेकिन उस बीच एक ऐसी आवाज़ है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि एक बार किसी महिला को भी ऐसा मौका दिया जाए, और चूंकि आप वरिष्ठ मंत्री रही हैं, काफ़ी दिनों से आप जो है राजनीति में हैं, तो आपके नाम पे भी लोगों ने चर्चा की है कि एक कभी महिला को मौका दिया जाए और शायद रेखा आर्या को मौका दिया जाए। देखिए, मैं तो इसमें इतना ही कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड का नेतृत्व कोई पुरुष संभाले अथवा कोई महिला संभाले, सबसे बड़ी भावना ये है कि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करने वाला व्यक्ति हो, उत्तराखंड का जनमानस को समझने वाला व्यक्ति हो, उत्तराखंड की महिलाओं की भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति हो। निश्चित रूप से जो उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो आगे निरंतर और तत्पर बढ़ा सके, ऐसे व्यक्तित्व का चयन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सब लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी ने पर्यवेक्षक भी तय कर दिए गए हैं। बहुत जल्द जो है विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस बैठक के उपरांत में इस विषय का भी पटाक्षेप होगा, और ये भरोसा रखिए जो उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा वही निर्णय होगा। आपने जीत का श्रेय अपने जो है निवर्तमान मुख्यमंत्री को भी दिया। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, चुनाव हार चुके हैं, अब ऐसी जो कई अटकलबाजी हैं, क्या मुख्यमंत्री वर्तमान विधायक हो या किसी और को भी बनाएं? देखिए, मैं समझती हूँ कि 47 के 47 लोगों ने अपने इस निर्णय की कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन हो, इसका निर्णय जो है अपने शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ा है, और मुझे पूरा भरोसा है, हम सब लोग भरोसा करते हैं, उत्तराखंड वाले भरोसा कर भी सकते हैं, क्योंकि अब तक मैं शीर्ष नेतृत्व ने ही जो है बेहतर नेतृत्व जो है उत्तराखंड को देने का काम किया। आगे भी भरोसा रखिए, उत्तराखंड के हित में जो अच्छा होगा वो निर्णय होगा। प्राइम न्यूज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये तो उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ मंत्री रेखा आर्या। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं स्नेह कमल, प्राइम न्यूज, दिल्ली। और रुड़की के पिरानकलियर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद ने भारी मतों से चुनाव जीता। अपनी जीत के बाद फुरकान अहमद ने जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि वो अपने क्षेत्रवासियों के शुक्रगुजार हैं कि तीसरी बार भी जनता ने उन्हें जिताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी विधानसभा के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने का काम करेंगे। जनता ने इस बार नहीं, मुझे 3 बार विधायक बनाया। ये पिछले 2012, 2017 और 2022 में रिकॉर्ड मतों से मेरे पिरानकलियर के सभी बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मेरी माँ और बहनों ने, प्यारे बच्चों ने भी, सब ने मेरे लिए दुआएं भी की और मेरे लिए बहुत सहयोग किया, जो आज मैं तीसरी बार विधायक बना हूँ। अपनी जो जनता का मुझे प्यार मिला, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। हरीश धामी ने कहा वो सीमांत क्षेत्र के विधायक हैं और लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं, इसलिए इस बार नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनकी दावेदारी है,
क्योंकि बीजेपी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है और ऐसे में उन्हें भी उम्मीद है कि कांग्रेस आलाकमान इस बार युवाओं को मौका देगा। हरीश धामी ने साफ तौर पे कहा कि विधायक सिर्फ मंत्रियों और बड़े नेताओं को समर्थन देने के लिए नहीं, बल्कि उनको भी नेतृत्व मिलना चाहिए। देखिए, 2012 में मैं जीत के आया था। मैं सबसे पहले तो राहुल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे से साधारण एक सैनिक परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया और मैं जीत के आया। और मैंने 14 में माननीय हरीश रावत जी के लिए, प्रदेश की जिस तरह से देश में कांग्रेस की स्थिति हो रही थी, उसको देखते हुए हरीश रावत जी के लिए सीट छोड़ी। मैंने खुद अपनी मर्जी से सीट छोड़ी। और 2017 में भी आपने देखा होगा, जब कांग्रेस केवल 11 सीटों में रह गई थी, तब भी मैं जीत के आया। और 2022 में भी आप देख रहे हैं मैं जीत के आया हूं। और मैं निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि संगठन को भी इस बार विश्वास करना चाहिए कि भाई युवा को मौका मिलना चाहिए। और मैं सीमांत क्षेत्र से भी बिलोंग करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है माननीय राहुल गांधी जी पे भी, अपने संगठन को भी, कि उन्होंने जब मुझे 2012 में एक विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का होने के नाते टिकट दिया, तो आज मैं तीसरी बार का एमएलए हूं और उन्होंने मुझे देना चाहिए और वो अधिकार भी बनता हमारा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हमारा गढ़वाल से है, ब्राह्मण है, और तो कुमाऊं से जो है कम से कम सीएलपी लीडर मिलना चाहिए, और वो भी ठाकुर, तो मैं ठाकुर हूँ अपने आप में। और मेरी अपने जो साथ के हैं कुमाऊं के, उन सबसे भी करीब बात हुई है और मैंने सबको कह दिया कि इस बार मैं जो है सीएलपी का प्रबल दावेदार हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत से हरिद्वार में भी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। इस मौके पे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सैनी ने कहा कि अब तक पंजाब में जो भी सरकारें रही, उन्होंने पंजाब को नशे का अड्डा बनाकर रख दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के गौरव को लौटाएगी और आम आदमी के हितों का संरक्षण करेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी का ही भविष्य है। सरकार बनने के बाद जो है एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, एक परिवर्तन होने वाला है, जो धीरे धीरे आपको हर राज्य में दिखाई देगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है, अब बाकी सरकार को भी जो है आम लोगों को सुविधाएं देनी पड़ेगी, उनकी सुननी पड़ेगी। इसी तरीके से जो है आगे कार्य होगा। इसके अलावा जो है होली का पवित्र त्यौहार है। मैं हरिद्वार के सभी नगरवासियों को जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये प्यार और सौहार्द का त्यौहार है। सब जो है आपस में मिलकर इसको त्यौहार को मनाएं और नशे से दूर रहें। वो जो है जिस तरीके से कोरोना ख़त्म हो रहा है और यात्री लोग हरिद्वार में आ रहे हैं, उस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो यात्रा सीजन है बहुत अच्छा जाएगा और व्यापारी लोग जो 2 साल से कोरोना की वजह से जो है उनका व्यापार। देश के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत ने होली के त्योहार को और भी खास बना दिया, जिसे लेकर बीजेपी ने देहरादून में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए और एक दूसरे को गुलाल लगा के शुभकामनाएं दी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में। और जो लोग कहते हैं कि मोदी का मैजिक समाप्त हो गया, देख रहे होंगे कि मोदी का मैजिक है कि नहीं है। ये मोदी जी का आशीर्वाद है, उनका कमाल है कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार हमें यहाँ पर बनी है। और 10 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर होली मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियां आएँ, क्योंकि पिछले 2 साल हमारे संकट में काटे हैं, कष्ट में काटे हैं, कई मित्रों को खोया है कोरोना में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियां आएँ, हम लोग स्वस्थ रहें, हम हर संकट से बचें। सबको मेरी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। अब पार्टी में उन सभी नेताओं के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है जिनके कंधों पे चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा पार्टी की सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने भी पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जो अच्छे लोग थे, या तो आप कांग्रेस में नहीं रहे हैं या कांग्रेस को छोड़ के अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी दलों में चले गए हैं। इसलिए कांग्रेस में जो परिवारवाद के कारण, जो वहाँ गांधी परिवार का जो वर्चस्व है, उसके कारण कांग्रेस नेपथ्य में जा चुकी है और आगे और भी बुरे हाल कांग्रेस के होने वाले हैं देश में। इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए।
देखिए, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दूंगा और हाईकमान के इशारे की इंतजार थी और कल हाईकमान की तरफ से इशारा होते ही 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा मांगा गया। तो सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। लेकिन हमारा मानना ये भी है साथ साथ क्योंकि अध्यक्ष जी का इस्तीफा आया है तो क्योंकि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती। हमारा मानना यह है कि सारे लोगों ने, जो भी लोग चुनाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, मैं समझता हूं सबको त्यागपत्र देना चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां होली के त्योहार पे लड़ाई झगड़ों पर काबू पाने के लिए प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अवकाश नहीं दिया है। होली पे किसी भी प्रकार की हुड़दंग नहीं होना चाहिए, इसको लेके भी यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से अलर्ट है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को न तो इस समय कोई अवकाश स्वीकृत किया जाता है, इसी प्रकार से पुलिस के भी किसी अधिकारी को या कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं होता और पूरे डिस्ट्रिक्ट में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम्स अपने अपने क्षेत्र में और हरिद्वार सिटी में हमारे एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों की भी मजिस्ट्रियल ड्यूटी लगाई जाती है और इसी प्रकार से पुलिस के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगती है। लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और देखते हैं किसी प्रकार की अनवांछित घटना न हो। इसके अलावा आपके इस चैनल के माध्यम से भी मेरा हरिद्वार वासियों से अनुरोध है कि पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रेम से और एक भाईचारे का ये त्यौहार है, इसको मनाएं। रंगों का त्योहार होली इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और निवर्तमान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पे अब इसकी धूम देखी भी गई और गणेश जोशी ने प्राइम न्यूज़ पर होली मिलन की बात कही और उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। होली रंगों का त्यौहार है। आज बड़ी धूमधाम से होली का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और उत्तराखंड के लिए खास है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। 10 तारीख से मतगणना के बाद अभी तक लगातार होली मनाई जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह होली मनाते हुए देखे जा रहे हैं। आज निवर्तमान मंत्री गणेश जोशी के आवास पर होली मिलन समारोह चल रहा है। यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और होली के रंगों में सराबोर है। कुछ लोगों से जानते हैं कि किस तरीके का उत्साह है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन सिंह है, मैं मंडल में महामंत्री हूँ महिला मोर्चा में। कितना उत्साह है इस बार होली में? एक्साइटेड है, होली के रंगों का त्यौहार है, इसके साथ ही बहुत खुशी के साथ मनाई जा रही है। आप किस तरीके से देखते हो इस होली के त्यौहार को? जी, हमें बहुत खुशी है। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती हुई है और हमें बहुत खुशी हो रही है। मैडम, आप भी मंडल अध्यक्ष हैं, आप महिला मोर्चे की, कितना उत्साह है इस बार की होली में? देखिए, आप देख रहे हैं कि 10 तारीख से जब हम उत्तराखंड में बहुत भारी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है और आप देख रहे हैं रोज ही होली और दिवाली तो मना ही रहे हैं, पर आज पूरे देश और प्रदेशवासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में सभी लोग मिल के रहें। अब चुनाव तो हो चुके हैं लेकिन सभी को एक होकर जो विकास के कार्य वो करने चाहिए और आप देख रहे हैं कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी के यहाँ बड़ी उत्साह से लोग बड़े धूमधाम से होली का त्यौहार मना रहे हैं और यही संदेश हम देना चाहते हैं कि पूरा प्रदेश में। कुमाऊनी होली को किस तरीके से देखते हैं, क्या है खासियत इस कुमाऊनी होली की? देखिए, कुमाऊनी होली तो आप देख ही रहे हैं कि महिलाएं सभी लोग घर घर जाकर जाते हैं, इसको अपना ढोल और नाचते हुए बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक अलग सा इनका जो कुमाऊनी है होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से और अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो ये थे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो निवर्तमान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर होली मिलन समारोह में काफ़ी खुशी के साथ होली मिलन समारोह मना रहे हैं और एक दूसरे को गले लगा करके बधाइयाँ भी दे रहे हैं। अपने सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ पवन दीक्षित, प्राइम न्यूज़, देहरादून। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत मोलैक के बाजार में ग्राम प्रधान मोलैक मीनाक्षी देवी के नेतृत्व में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे कि आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके। वहीं ग्राम प्रधान मोलैक मीनाक्षी देवी ने बताया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत मोलेखाल बाजार में लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मैंने अपनी ग्राम सभा मोलेक की मार्केट मोलेखाल बाज़ार में लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए। मेरा आगे भी ग्राम सभा के विकास के लिए लगातार प्रयास रहेगा। धन्यवाद।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां सल्ट गांव में टैक्सी यूनियन समिति के अध्यक्ष ने एसओ को अपना ज्ञापन सौंपा, जिसके तहत यूनियन ने प्राइवेट वाहन पे रोक लगाने की मांग की। टैक्सी यूनियन की मांग पे 10 दिन के अंदर प्राइवेट वाहनों पर कोई कार्रवाई ना होने पर यूनियन के सदस्यों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। टैक्सी समिति बनाई है, उसके संदर्भ में हमने आज थानाध्यक्ष सल्ट को ज्ञापन दिया है कि सल्ट ब्लॉक के अंतर्गत तमाम यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है, डीएल नहीं है, फिटनेस नहीं है, वो लोग यहाँ पे सवारियाँ ढो रही हैं, जो कि सवारी के लिए भी बड़ा घातक है। और यहाँ पे जो टैक्सियाँ चल रही हैं वो टैक्सियाँ का काम बंद हो गया है। इसके खिलाफ आज हमने एक सूची थानाध्यक्ष सल्ट को दिया है कि ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ या निजी वाहन स्वामी यहाँ पे वाहनों को चला रहे हैं, इनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। यदि आप 10 दिन के अंदर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो टैक्सी यूनियन सड़कों पर उतरेगी। कोटद्वार में बीजेपी प्रत्याशी रितु खंडूड़ी के जीतने पे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां रितु खंडूड़ी ने स्थानीय लोगों को शुभकामनाएं दी और स्थानीय कलाकारों ने होली के गीतों के साथ जमकर नृत्य भी किया। देखिए, कोटद्वार के लिए परिवर्तन हो चुका है और मैं आपको विश्वास दिलवाना चाहती हूँ कि धीरे धीरे आपको कोटद्वार में परिवर्तन दिखना शुरू होगा। जितना प्यार और आशीर्वाद मुझे यहाँ की जनता ने दिया है, मैं उनको नमन करती हूँ और विश्वास दिलवाती हूँ कि जिस डेवलपमेंट प्लान को सुनकर उन्होंने मुझे वोट किया है, उस डेवलपमेंट प्लान पर मैं काम करूंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कोटद्वार के लिए करनी है और आपको विश्वास दिलवाना चाहती हूँ कि इन कामों पर, इन सारी चीज़ों पर हम कार्य करेंगे। उधम सिंह नगर में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने एसएसपी उधम सिंह नगर का पदभार ग्रहण किया है। साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी गिनवाई और थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क हादसे उनके क्षेत्रों में कम हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। आज एसएसपी उधम सिंह नगर के कार्यभार हमने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया है। तो इसके पूर्व में भी 5 साल पहले लगभग 1 साल का कार्यकाल मेरा रहा है एएसपी के रूप में। तो यहाँ उधम सिंह नगर का अपने आप का चैलेंजेस है। सबसे पहले तो ये सीमावर्ती जनपद है, जहाँ से क्राइम हो या ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो, इन सब का चैलेंजेस रहता ही है, इंटरस्टेट क्राइम्स का। उनको प्रभावी रूप से टैकल करना है। इसके लिए आंसर है प्रभावी पुलिसिंग, नॉर्मल पुलिसिंग को सुदृढ़ीकरण करना। उसके अलावा एक आज की डेट में ड्रग्स एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू बन गया है युवाओं में। तो ड्रग्स को टैकल करने के लिए हमारे को 2 pronged स्ट्रैटेजी है। एक तो माल या फिर नशेली सब्सटेंसेस को बरामद करना, दूसरा युवाओं को अवेयर करना, अवेयरनेस और एजुकेशन करा के उनको नशे की तरफ से दूर लेके जाना। तो इस प्रकार की कार्यक्रमों को भी कराना। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक में भी हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जिस पर हम छोटी छोटी कदम उठाएंगे। कोई भी डायरेक्ट और बड़ा कदम ना उठाने से छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स यूज़ करके, जिससे 2 चीज़ें हो जाए। एक तो एक्सीडेंट्स कम हो जाए, दूसरा लोगों का आम सफ़र जो है उसको और थोड़ा सा सहूलियत भरा हुआ बना जाए। और देहरादून में चलती बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में यह बस जलकर खाक हो गई। हादसे के दौरान बस में 37 यात्री सवार थे और राहत की बात यह रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम यहां पहुंची और इस आग पर काबू पाया, लेकिन वक्त रहते जो यात्री थे वो सुरक्षित बाहर निकाले गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो देश भर में आज टीकाकरण दिवस मनाया गया, जिसे लेकर कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया। 12 से 14 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सरकार ने टीकाकरण दिवस के मौके पर 3,92,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनका जो टारगेट पॉपुलेशन है वो 72,000 है जिला देहरादून में। तो यहाँ पे ये अभियान जो है आज से शुरू किया जा रहा है 12 से 14 वर्ष के लिए, जिसमें कि कोर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन लगाई जाएगी इंट्रामस्कुलर। जिस तरह से आपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन देखी है, उसी तरह से ये वैक्सीन भी लगेगी उसी डोज में। और 28 दिन के बाद ये इसकी दूसरी डोज जो है वो ड्यू हो जाएगी। 28 दिन के बाद दूसरी डोज ली जा सकती है। और लगभग वही सावधानियां हमको बरतनी हैं जो पिछले में भी आपने देखा था। मास्क का इस्तेमाल करना है, प्लस जो है इंजेक्शन लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद हल्का फुल्का बुखार किसी बच्चे को आ सकता है।
खबर चमोली से है, जहां पुलिस ने पतंजलि चारे के नाम पर देश भर में साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अक्टूबर माह में थाना गोविंद घाट में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी के साथ लगभग 60,000 का जो अमाउंट है पतंजलि की काउफीड के नाम पे विभिन्न खातों में डलवाया गया था। इसमें चूँकि उसके बाद वादी का उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो वादी ने पुलिस को संपर्क किया और मुकदमा पंजीकृत करवाया। तो इसमें अलग अलग टीम हमारे द्वारा गठित की गई थी और जिन बैंक अकाउंट्स में अमाउंट गया था उन पे और जिन नंबर्स से इनको कॉल आई थी और जो केवाईसी में नंबर्स थे उनकी डिटेल में छानबीन की गई और हमारी टीम को इसमें सफलता हासिल हुई। 2 अभियुक्तों को धनोल्टी के सरस्वती शिशु मंदिर में होली मिलन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। दरअसल बीते 2 साल से कोविड के कारण होली का उत्सव नहीं मनाया गया था, लेकिन इस साल कोविड कंट्रोल में है और होली का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। बच्चों की बहुत दिन से पहले तैयारी भी थी और बच्चों का ये जो उत्साह है ये देखने लायक भी था, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और बहुत अच्छा लगा कि अपने फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा पे जो कार्यक्रम मनाया जाता है ये बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। और ये अपना जो पर्व है ये एकता और सौहार्द के लिए जाना जाता है, भाईचारा के लिए किया जाता है। तो अच्छा लगा कि भैया बहनों के द्वारा यह कार्यक्रम मनाया गया और हमें भी इसमें बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। और हम चाहते हैं कि अपना देश समाज के लिए ये बच्चे जो एक संदेश के रूप में काम करेंगे कि हमारा देश के लिए ये जो एकता और सौहार्द का परिणाम देंगे और इसका जो है संपूर्ण समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। बच्चे के मनों की भावनाओं को समझते हुए हमने आज इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से उल्लास के साथ मनाया। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी यमुना पेयजल योजना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसे लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों से मसूरी यमुना पेयजल योजना को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। धन्यवाद देता हूँ किसी भी सरकार को, चाहे किसी सरकार ने किया है कि आज मसूरी की सुधली और पेयजल का शुभारंभ हुआ। मसूरी में पेयजल योजना का कार्य पर बहुत प्रगति पर चल रहा है। संदेह इस बात का हुआ कि जब केएमटी वालों ने कहा कि हमारे क्षेत्र से जौनपुर से पानी मसूरी जा रहा है तो हमको 5-7 गाँव को हमको भी पानी मिलना चाहिए, लेकिन विभाग की जो नियमावली है उन्होंने कहा कि राइजिंग लाइन से कभी पानी नहीं लिया जाता है, तो वहाँ के लोगों को नहीं मिला, उनके लिए अलग योजना बन रही है। उसके बाद मसूरी के जब पाइपलाइन जब माल रोड में बिछनी शुरू हो गई तो मसूरी के लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी पैदा हो गई कि जो इतने पाइप पड़ रहे हैं सीधा पानी जो है कुठाल गेट हयात होटल या कुठाल गेट के अपार्टमेंट को सरकार पहुंचाना चाह रही है। और रामनगर में बैठकी होली शुरू हो गई है। माघ और फागुन मास में बैठकी होली अपने पूरे रंग में जाएगी और बैठकी होली गायन की परंपरा कुमाऊं में काफी प्रसिद्ध है। बारह से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो टारगेट पॉपुलेशन है वो 72,000 है जिला देहरादून में। तो यहाँ पे ये अभियान जो है आज से शुरू किया जा रहा है 12 से 14 वर्ष के लिए, जिसमें कि कोर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन लगाई जाएगी इंट्रामस्कुलर। जिस तरह से आपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन देखी है उसी तरह से ये वैक्सीन भी लगेगी उसी डोज में, और 28 दिन के बाद ये इसकी दूसरी डोज जो है वो ड्यू हो जाएगी। 28 दिन के बाद दूसरी डोज ली जा सकती है और लगभग वही सावधानियां हमको बरतनी हैं जो पिछले में भी आपने देखा था। मास्क का इस्तेमाल करना है, प्लस जो है इंजेक्शन लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद हल्का फुल्का बुखार किसी बच्चे को आ सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।